स्टूडेंट, हमारा ये चल रहा था सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो इसमें हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक चल रहे थे। उसमें हमारे दो कारक हो चुके थे। एक था हमारा सीखने के व्यक्तिक या शिक्षार्थी से संबंधित कारक, और दूसरा हमारा था विषय वस्तु से संबंधित कारक। ये हमारे हो चुके थे। अब हमारा तीसरा कारक है शिक्षक से संबंधित कारक। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, विषय वस्तु का ज्ञान देखेंगे, शिक्षक का व्यवहार देखेंगे, शिक्षक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य देखेंगे, शिक्षण विधि, मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा, जीवन दर्शन, अनुशासन, पढ़ाने की इच्छा, और हम इसके अंदर देखेंगे अध्यापक का व्यक्तिगत प्रभाव और पाठ योजना। तो ये इसके अंतर्गत होंगे। आइए इसका तीसरा कारक देखते हैं जो कि शिक्षक से संबंधित कारक है। इसमें है विषय वस्तु का ज्ञान। इसे देखते हैं। अध्यापक का किसी विषय का ज्ञान, अनुभव तथा योग्यता आदि का छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। यदि अध्यापक को अपने विषय का पूरा ज्ञान नहीं है तो वह छात्रों को क्या सिखाएगा। देखिए, टीचर को अपने सब्जेक्ट पे कमान होनी चाहिए। उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार अनुभव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। अध्यापक के व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला में निपुणता आदि गुण होने चाहिए। तभी छात्र अध्यापक द्वारा बताए गए ज्ञान का अनुसरण करेंगे। यदि अध्यापक का व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं है तो छात्रों के मस्तिष्क में अध्यापक के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है, जो सीखने में बहुत बाधक होती है। देखिए, अगर पक्षपात का व्यवहार होगा टीचर का तो वो बच्चों में हीन भावना उत्पन्न कर देती है, उससे अधिगम में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। तो शिक्षक का व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को सीखने में हेल्प मिले, ना कि बाधा उत्पन्न हो। आगे शिक्षक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक यदि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह ठीक से पढ़ाता है, अन्यथा अस्वस्थ होने पर बच्चों पर क्रोध व चिड़चिड़ाता रहता है तथा साथ ही वह पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। आगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रियाओं से होता है। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली होगी उतनी ही सीखने की प्रक्रिया रोचक एवं सरल होगी। करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, खेल विधि आदि का सीखने में विशेष महत्व है। शिक्षण विधि बच्चों की क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए, उनकी रुचि के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए एक टीचर को। उसी के द्वारा बच्चों की वह मानसिक स्थिति को समझ पाता है, उनकी रुचि, अभिरुचि आदि सबको समझ पाता है। देखते हैं, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान ने एक दिशा प्रदान की है। जो शिक्षक इस मनोवैज्ञानिक ज्ञान से परिचित है वे अपने शिक्षण को सफल बनाने में उस ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हैं। छात्र की मानसिक स्थिति क्या है, छात्र अभी पढ़ना चाहते हैं या नहीं, इन सब का ज्ञान शिक्षक को होना आवश्यक है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। शिक्षा बालक की रुचियों, अभिरुचियों तथा क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम आदि तैयार किया जाना चाहिए, तभी छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण आज खेलकूद, वाद विवाद, भ्रमण, छात्र संघ, संगीत, गायन आदि को पाठ्यक्रम का अंग माना जाने लगा है। बालक के सर्वांगीण विकास में इन क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, अतः शिक्षक को इन क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा समय समय पर इनका आयोजन भी करते रहना चाहिए। आगे शिक्षक का जीवन दर्शन। शिक्षक की जीवन के प्रति विचारधारा भी अधिगम को बहुत सीमा तक
प्रभावित करती है। यदि शिक्षक परिश्रमी है तो छात्रों को भी परिश्रम के लिए अभिप्रेरित करेगा। अनुशासन। प्राचीन काल में यह धारणा थी कि छात्र को डंडे के बल पर नियंत्रण में रखना चाहिए और बलपूर्वक उसे सिखाना चाहिए। अब यह धारणा बदल गई है और यह माना जाने लगा है कि भय के बल पर छात्रों को नहीं सिखाया जा सकता। स्वयं अनुशासन में रहते हुए छात्र अधिक सीखते हैं। पढ़ाने की इच्छा। यदि अध्यापक स्वयं भी अपना पाठ पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित है और उसकी इच्छा पाठ पढ़ाने की है तो वह पाठ में रुचि पैदा करके ऐसा रोचक वातावरण बना सकता है कि छात्र भी उससे अभिप्रेरित होकर पाठ को भलीभांति सीखेंगे और अधिगम प्रक्रिया सफल होगी। अध्यापक का व्यक्तिगत प्रभाव। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी योग्यता व व्यक्तित्व से अध्यापक छात्रों को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित छात्र सीखने में भी सफल होते हैं। पाठ योजना। यदि अध्यापक ने अपना पाठ एक क्रम में सरल तथा उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाया है तो छात्र उसे शीघ्र तथा सरलता से सीखेगा, अन्यथा नहीं। पाठ योजना का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। आइए आगे देखते हैं। फोर्थ था हमारा कारक वातावरण से संबंधित कारक। इसमें है देखिए वंशानुक्रम, है ना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। चलिए इसे देखते हैं। ये मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। वंशानुक्रम का बहुत अधिक प्रभाव छात्र पर पड़ता है। बालक की 80% क्षमताएं और योग्यताएं उसके वंशक्रम की देन है। बालक अपने माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुण अपने वंशक्रम से प्राप्त करता है। इन्हीं प्राप्त गुणों का प्रभाव छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। देखिए वंशक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम क्या होता है कि जो भी छात्र होता है वो अपनी पुरानी पीढ़ियों से या अपने माता पिता से 80% क्षमताएं या योग्यताएं उसे अपने वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं और बाकी 20% वो वातावरण से प्राप्त करता है। ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण उसके सीखने पर प्रभाव डालता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज तथा धर्म मूल्य आदि का प्रभाव उसके शिक्षण पर पड़ता है। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है तो सीखने की प्रक्रिया सफल रहती है। भौतिक वातावरण। यदि कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त स्थान नहीं है, कमरों में अंधेरा है, रोशनी तथा हवा का कोई प्रबंध नहीं है तो छात्र थोड़ी देर बाद ही थकान अनुभव करने लगता है और सीखने में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत पर्याप्त हवा और रोशनी वाले स्थान में छात्र ध्यान लगाकर अधिगम से रुचि लेते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक साधन। बालक के सीखने में शिक्षा के अनौपचारिक साधन कौन से हैं? जैसे पुस्तकालय है, प्रोजेक्टर है, वाचनालय है, समाचार पत्र आदि भी प्रभाव डालते हैं। अतः विद्यालय में इनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पारिवारिक वातावरण। बालक के सीखने पर उसके पारिवारिक वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिन घरों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं उन परिवारों के बालकों के मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार का अच्छा व बुरा वातावरण अप्रत्यक्ष रूप से छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। देखिए परिवार में जैसा भी वातावरण है लड़ाई झगड़े का या अच्छा है तो इस चीज़ का बालक के माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ता है। संपूर्ण परिस्थितियाँ। बालक के सीखने
के लिए एक उचित संपूर्ण परिस्थिति का होना आवश्यक है, जिसमें सीखने के सभी तत्व तथा दशाएं होनी चाहिए। विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति का बालक के सामान्य जीवन से भी संबंध होना चाहिए। रायवर्न ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है इन्होंने? याद रखिएगा, ये रायवर्न ने कहा है। उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसे बालक अपने विद्यालय में पाता है, जीवन से जितना अधिक संबंध होता है उतना ही सफल और स्थायी उसका अधिगम होता है। यह कोटेशन रायवर्न की है, आ सकती है, देख लीजिएगा। अनुदेशन की कार्यविधि, यह हमारा है लास्ट और फिफ्थ कारक, जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सामग्री का प्रस्तुतिकरण और संगठन। अधिगम सामग्री का समुचित नियोजन और संगठन छात्रों के मानसिक स्तरानुसार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसे प्रस्तुत करने वाले तरीके भी रोचक व सार्थक होने चाहिए तथा अधिगम का उद्देश्य सफल होगा। दूसरा है कार्य करते हुए सीखना। अभ्यास व्यक्ति में पूर्णता लाता है। सीखने के लिए पुनरावर्तन और अभ्यास महत्वपूर्ण तत्व है। छात्रों को विभिन्न रचनात्मक कार्यों के द्वारा सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर बल देना चाहिए। बच्चे निजी अनुभव से अधिक अच्छा सीखते हैं। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ कार्य दिए जाते हैं और उसके द्वारा उन्हें सिखाया जाता है, जिससे वो जल्दी सीखते हैं। समय पर परीक्षा। परीक्षाओं के माध्यम से ही अध्यापक तथा छात्र दोनों को अपनी उपलब्धियों का ज्ञान हो पाता है। साथ ही समय समय पर और अंतिम परीक्षाएं छात्र को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती हैं। अतः परीक्षाओं का आयोजन ठीक समय पर अवश्य होना चाहिए। देखिए, अगर परीक्षाएं नहीं रखेंगे तो छात्र सीखेंगे भी नहीं, और परीक्षाओं के ही डर से या प्रेशर से छात्र सीखते हैं। ठीक है, अधिगम करते हैं। तो ये थे हमारे आज के सारे कारक, जो कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। ये टॉपिक हमारा आज फिनिश हो गया है, कारक वाला। कल हम देखेंगे अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। जल्दी जल्दी ये हमें फिनिश करना है। आप लोग देख लीजिए, जो आपको समझ ना आया हो बताइएगा, एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। कोई भी टॉपिक आपको पहले करना है वो भी बताइएगा, कि जो आपको लग रहा है कि ये हम टॉपिक पहले कर लें और ये बाद के लिए छोड़ दें, तो वो भी बताइएगा। मैं पहले भी करा दूंगी, लेकिन अभी तो मैं सबको लेके चल रही हूँ, सिलेबस के हिसाब से ही चल रही हूँ। लेकिन किसी को किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो वो बताइएगा, मैं करा दूंगी पहले। और आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से याद करिए, और लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये सिलेबस है। कोई भी टॉपिक आप लोग को चाहिए हो बताइएगा मुझे। जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।